नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार CBI कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। अब मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर आरोपियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बता दें कि इस मामले में 28 साल के बाद फैसला आ रहा है। मामले के 18 आरोपियों की मौत पहले ही हो गई है। वहीं कुछ आरोपी जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बाबरी विध्वंस मामले में मध्य प्रदेश से भी 2 आरोपियों का नाम शामिल है, जिनमें बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया और उमा भारती भी शामिल। जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से लखनऊ पहुंच गए हैं। सुबह 10 बजे वो कोर्ट में अपनी हाजिरी देंगे। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कोर्ट में पेशी से छूट की मांग कर सकते हैं। मामले के आरोपी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अपनी उम्र और कोरोना काल का हवाला देकर कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की मांग कर सकते हैं। पुलिस ने लखनऊ में विशेष CBI अदालत के आसपास कई सुरक्षा प्रबंधों की कार्य योजना भी तैयार की है। और रुक करेंगे सतना का। सतना जिले के सहपुर थाने में रविवार की रात पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला सियासी रंग ले चुका है और मृतक परिवार ने घर में ताला बंद कर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर पर पनाह ली है। वहीं पिछले 2 दिनों से मृतक की लाश एम्बुलेंस में लावारिस पड़ी हुई है। सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कल सहपुर थाना में दिन भर चले बवाल के बाद धरने पर बैठे रहे, तो अब सतना अपने आवास में इस मामले को तुल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस मामले की न्यायिक जांच के निर्देश और पीड़ित परिवार की गई आर्थिक मदद को नाकाफी भी बता रहे हैं। सतना कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मंगलवार को अपने आवास में पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने पेश किया, तो पीड़ित परिवार भी खून के बदले खून की बात करता नजर आया। विधायक ने सतना पुलिस अधीक्षक पर मामले को दबाने और घटना के साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है और थाना प्रभारी पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी रखी। इधर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार थानों की बोली लगाकर अधिकारियों की पदस्थापना कर रही है और इस मामले में सियासत कर रही है। मेरे आदमी को यहीं रखना चाहिए। जब मैं यहाँ बैठी हूँ, भागते भागते आई 2 पहिया गाड़ी से मेरे को लेके आए, तो उनको काम जरूरी है कि मेरे लाश को वहाँ गाँव ले जाने। पुलिस मारत रही तो हम अपनी जान बचा, कहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है आदमी तुम यहाँ से भागो। वहाँ विधायक भाजपा का है, वो आदमी जिसका कोई आज तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसको ले जाके थाने में गोली मारने का उनका प्लान रहा होगा। फिर ये कहना चाह रहे हैं आप? थानेदार पे मुकदमा नहीं कायम कर पा रहे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा में कहीं भी बैठा होगा। कहाँ है अभी तक? भाई विक्रम पाठक है क्या? अरेस्ट किया क्या? गिरफ्तारी की क्या? अगर मुकदमा कायम किया 304 का ही, तो क्या गिरफ्तारी हुई? जी, जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृदुल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, सतना की घटना पर सियासत लगातार जारी है। बिल्कुल, इसलिए इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि इस पे अब लास्ट पे सियासत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक मदद की घोषणा भी कर दी और न्यायिक जांच भी इस मामले की जा रही है। और जो पीड़ित परिवार ने जो इसमें आरोपी थे थाना प्रभारी, उनके ऊपर भी गैर इरादतन हत्या का मामला कायम हो गया। लेकिन अभी भी सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर में परिजनों ने शरण ले रखी और इस बात की मांग की जा रही है कि पहले उसकी आरोपी जो पुलिसकर्मी थाना प्रभारी थे उनकी गिरफ्तारी हो, और तमाम और भी कई मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो जिनकी मौत हुई थी रामपति कुशवाहा, आज लगातार 4था दिन है और वो उनकी लाश जो है अभी भी घर के बाहर एम्बुलेंस में पड़ी हुई है। एक प्रकार से देखा जाए पूरी तरह से लावारिस स्थिति में पड़ी हुई है और गांव के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि लाश से अब दुर्गंध भी
जाने लगी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन एक और कदम उठा सकता है, क्योंकि अभी बीते दिन शाम को प्रशासन गांव के अन्य ग्रामीणों से बात करने पहुंचा था। वहां पे लिखित में सबसे एक शिकायत प्रशासन ने ली है, जिसमें ये बताया गया कि लाश से दुर्गंध आनी शुरू हो गई है और गांव वाले इस दुर्गंध से परेशान है। लिहाजा प्रशासन इस बात को देखते हुए यह कदम उठा सकता है कि आज अगर परिवार के लोग उस लाश का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो हो सकता है प्रशासन अंतिम संस्कार कर दे। ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल। और अब रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि कानून को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बैठक ली है। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ चर्चा की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि कानून के प्रारूप को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ एक नया कानून लाया जाएगा। मरवाही उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। वहीं प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ। तो कृषि कानून पर सीएम ने एक बैठक ली है। भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ कृषि कानून पर चर्चा की, तो वहीं उसी के साथ मरवाही उपचुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो केंद्र ने कृषि कानून जो लाया है उसके विरोध में लगातार प्रदेश सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये रुख उनका साफ है कि वो इस कानून के विरोध में है। और पहले ही ये बात आ चुकी थी कि राज्य सरकार अपना अलग कृषि कानून लेकर आएगी। और इसी सिलसिले में एक बैठक सीएम भूपेश बघेल ने ली। कृषि कानून को लेकर उन्होंने बैठक में चर्चा की और इसके साथ ही मरवाही उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा किसान आंदोलन आकार ले रहा है। प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा किसान संगठनों ने एकजुट होकर इस कानून के विरोध में आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। आज सभी संगठनों के पदाधिकारी राजधानी रायपुर में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में नए कानून से किसानों को होने वाले नुकसान पर चर्चा कर इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान की सीधी खरीदी राज्य सरकार करती है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के हाल में दिए बयानों से लगता है कि प्रदेश के किसानों से धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी और 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी पर विपरीत असर पड़ सकता है। इन हालात में प्रदेश के 37 लाख किसान परिवार की आजीविका पर किसान कानून की वजह से बुरा असर पड़ सकता है। और बल्कि में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। पीडब्ल्यूडी मंत्री एक्सप्रेसवे की मरम्मत का आज जायजा लेंगे। आपको बता दें, मंत्री ताम्रध्वज साहू आज एक्सप्रेसवे के कार्य का निरीक्षण करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे जिसकी मरम्मत का जायजा आज मंत्री ताम्रध्वज साहू लेंगे। लगातार ये एक्सप्रेस पे चर्चा पे भी रहा था। इसका मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और इस कार्य का निरीक्षण आज मंत्री ताम्रध्वज साहू करने वाले हैं। तो एक्सप्रेसवे का आज निरीक्षण करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री। आपको बता दें कि मंत्री ताम्रध्वज साहू आज एक्सप्रेसवे का मरम्मत कार्य जो जारी है उस पर आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर मरम्मत कार्य सही गुणवत्ता का हो रहा है कि नहीं, कहां तक पहुंचा है। ये तमाम निरीक्षण करने के लिए आज मंत्री ताम्रध्वज साहू एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का एक्सप्रेसवे लगातार राजधानी रायपुर में ये जो एक्सप्रेसवे है ये लगातार चर्चा में था। बीच में इस पर काफ़ी सारी घोटालों की खबर भी आई थी और उसके बाद फिर एक्सप्रेसवे का मरम्मत कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू इस मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। इसके पहले उन्होंने एक बैठक लेकर तमाम जो कार्य चल रहे हैं उसे तेजी से करने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि
गति में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसके साथ ही जितने भी मरम्मत कार्य प्रदेश में जारी हैं वो सभी को समय पर पूरा करने के उन्होंने आदेश भी दिए थे। और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री एक्सप्रेसवे के मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। कृषि कानून को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक अहम बैठक ली है। इसके साथ साथ कृषि कानून को लेकर प्रदेश के जो किसान हैं, किसान संगठन हैं, वो भी विरोध करने पर अब आतुर हो चुके हैं। इन तमाम चीजों पर हम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, कृषि कानून को लेकर एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने बैठक ली है कि किस तरीके से राज्य कृषि कानून लेकर आएगा, और इसके साथ साथ कृषि संगठनों की भी एक बैठक हुई है जिसमें वो लोग आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, जो कृषि कानून है केंद्र द्वारा लाया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश में जो कांग्रेस है वो हमलावर है और किसी भी तरह ये चाहती है कि इस तरह की जो कानून है वो लागू न हो पाए। अलग अलग जो संगठन है उनसे बात की जा रही है। इसके अलावा जो देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें जो कांग्रेस है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, और जो कांग्रेस शासित राज्य है, जाहिर बात है वहाँ पर इसे एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है। और इन सभी को वहाँ पर जो राज्य में स्तर पर जो बैठक है उसको लेकर के पूरी तरह से प्रदर्शन की जो एक रणनीति तैयार की जा रही है। तो कल इसको लेकर के एक बैठक हुई थी जहां पर तमाम लोग शामिल थे और उसके बाद एक रणनीति तय की गई है। हालांकि ये रणनीति पहले से भी बनाई जा चुकी थी कि लंबे समय तक इसको लेकर के जो तमाम जो कृषि संगठन के लोग हैं उनसे चर्चा की जाएगी, एक जन आंदोलन के रूप में से चलाया जाएगा। बैठकें होंगी तमाम लोगों के एक सम्मेलन के रूप में किसानों को बुलाया जाएगा। ये सभी चीज़ को लेकर के कल एक बैठक हुई थी जिसमें ये रणनीति तय की गई थी कि जिसमें ये देखा गया कि जो लोग हैं वो उनको इससे जोड़ा जाए और कहीं ना कहीं जो इससे लंबे समय तक जो रणनीति बनाई जानी चाहिए थी इस पर कल बैठक हो गई है और पूरी तरह से ये चर्चा की जाएगी कि किस तरह से यहाँ पे एक आंदोलन के रूप में चलाया जाए। और इसी यहाँ पर यह कुछ दिन सोशल मीडिया पे भी इसे चलाया जाएगा, लोगों के साथ बैठकें की जाएंगी और जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ में जो प्रदर्शन करेंगे। विनय, इसके साथ कोरोना काल में पीडब्ल्यूडी के जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है उनकी गति काफी धीमी रही है, और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जो हैं वो एक्सप्रेसवे के मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे। इसके साथ ही कहीं और का भी वो जायजा लेंगे। देखिए, ये बात सही है कि कोरोना काल में लगभग सभी जो विभाग हैं वहाँ पर ये जो काम है वो धीमी गति से चल रहा था और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो हैं वो जो पीडब्ल्यूडी हैं, जो गैर जरूरी एक तरह से मान लिया जाए वो जो विभाग थे। हालांकि कृषि, पंचायत, इन सब तमाम में जो खाद्य विभाग हैं ये सब तमाम अपने तरह से, क्योंकि ये बहुत आवश्यक रूप से भूमिका अदा करते हैं लोगों के जीवन यापन में या उनको जीविकोपार्जन में, तो ये सब विभाग काम कर रहे थे। लेकिन कुछ विभाग हैं जहाँ पर उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना लोगों के सीधे संपर्क में नहीं आते, तो एक पीडब्ल्यूडी विभाग भी है। हालांकि वहाँ पर भी काम चल रहा था, लेकिन जो जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था, क्योंकि लोग जो श्रमिक हैं वो नहीं मिल रहे थे, सब तमाम अधिकारी जो मंत्रालय बंद रहते थे, जो संबंधित जो विभाग हैं वो बंद रहते थे, तो काम कहीं ना कहीं धीमी गति। तो इसको तेज़ी में लाने के लिए जब राज्य सरकार ने अनलॉक जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी, तो आज बैठक लेंगे और तमाम जो काम है उसकी समीक्षा करके, और जो रायपुर का जो फील्ड है वहाँ पर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर उनका निरीक्षण करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय। सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज सीएम मुलाकात करने जा रहे हैं। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज चर्चा होगी। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान भी करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक अहम बैठक। तो आज सीएम शिवराज दिल्ली दौरे में है, उनका दूसरा दिन है। आज केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने जा रहे हैं और इस मुलाकात में प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन, जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज चर्चा होगी और उसके बाद
उन पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। आज केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में मुलाकात है। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। इधर रुक करें सागर का, तो सागर के सुर्खी में उपचुनाव दिलचस्प मोड़ ले रहा है। यहां भाजपा के एक वायरल वीडियो की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता एक बुजुर्ग महिला से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा को एक वोट देने से राम मंदिर में एक ईंट रखा जाएगा। इसके साथ ही भगवान राम का कैलेंडर भी कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद अब कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक वोट देने से अस्पताल और स्कूल बनेंगे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राम के नाम पर और कांग्रेसी काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बता दें कि सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक और भाजपा नेता रही पारुल साहू मैदान में हैं। पारुल साहू ने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य कराए हैं उसे देखकर जनता उन्हें ही वोट देगी। विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकसद रहा है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम हो। जो आम जनता की समस्या है उसको हल करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इस बार भी अगर मैं मैदान में उतरी हूँ तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करूँगी। राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। उन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से निवेदन करने के बाद स्वतंत्र संज्ञान ले और इस तरीके की कार्यप्रणाली को रोककर इन लोगों पर कार्रवाई करें जिससे कि इसकी चुनाव की निष्पक्षता और आयोग की निष्पक्षता बनी रहे। कोरोना के दौर में राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अब सख्त हो गया है। ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर चंबल संभाग के 8 कलेक्टरों को तलब किया है। सभी कलेक्टर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट की डबल बेंच से जुड़ेंगे। इस दौरान इन कलेक्टरों को कोरोना को लेकर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। दरअसल संक्रमण के दौर में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 3 सीनियर एडवोकेट को न्याय मित्र बनाया था। न्याय मित्रों ने बीते सप्ताह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने अब तक केवल आम लोगों पर ही केस दर्ज किए हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बड़े लोगों के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ और इसी रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टर से कोरोना पर हुई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की है। कमलनाथ सरकार की दुहाई देते अब हर उपचुनाव के लिए विधानसभाओं में उतरे कंप्यूटर बाबा कल देवास के हाट पिपलिया विधानसभा में सुप्राटेक के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। मां नर्मदा और शिप्रा के पावन तट पर कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में लगभग 200 साधु संत और जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना करने के बाद महाआरती कर लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसमें नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया। शिवरतन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं पवन साय संगठन में प्रदेश महामंत्री पद पर बने रहेंगे। नलिनेश ठोकने मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य में रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, रामविचार नेताब समेत 40 नेताओं को अलग अलग जिले में जगह मिली है। प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य में 36 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 83 नेताओं को जगह मिली है, तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। शिवरतन शर्मा, खूबचंद पारक, मोतीलाल साहू, लखनलाल देवांगन, लता उसेंडी, निर्मल सिन्हा, सरला कुसरिया, उद्देश्वरी पैकरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं नारायण चंदेल, किरण देव और भूपेंद्र सवन्नी महामंत्री नियुक्त किए गए। और छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़े से आपको अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2197 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसमें रायपुर जिले में कल दिन भर में 456 नए संक्रमित मरीज सामने आए। तो 24 घंटे में 2197 मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की गई है प्रदेश में। तो वहीं रायपुर जिले की अगर बात करें तो रायपुर जिले में कल दिन भर में 456 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो वहीं अगर बात करें दुर्ग में, तो दुर्ग में 24 घंटे में 202, रायगढ़ में 193 पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 3095 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 78,514 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो चुके हैं प्रदेश में। तो
तो वहीं छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत भी हुई इस संक्रमण से और वहीं मौत का आंकड़ा इसके साथ ही बढ़कर 916 पर अब पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है कोरोना के संक्रमण की वजह से, जिसके साथ ही अभी आंकड़ा बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ के बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 39 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 7, तो ग्वालियर में 6, तो वहीं भोपाल में 4 मरीजों की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है। वहीं जबलपुर और छिंदवाड़ा में 3-3, तो बैतूल और खंडवा में 2-2 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1877 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें इंदौर में 449, तो भोपाल में 148 मरीज हैं। वहीं बालाघाट में 51, होशंगाबाद में 50, दमोह में 48, सागर से 47 मरीजों की पुष्टि की गई। तो वहीं सिवनी में 45, तो खरगोन में 39 नए मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 1,26,000 के पार पहुंच चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।